अच्छा, ये जो वर्ड है ना ट्रांसक्रिप्ट, आपको पता है जिस वर्ड के आखिर में ये सफिक्स लगी हुई हो, शन, इसका मतलब होता है प्रोसेस। ऐसा ही है प्रोसेस। एक मिनट, अब इसमें ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्ट बना रहे हैं। ऐसा ही है? किसको पता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट? ट्रांसक्रिप्ट पता है कि क्या होती है? नहीं, ये तो तूने डिक्शनरी में देख लिया। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड बनाना। मैं तुम्हें इसका आसान कर लेते हैं बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ, मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, तुम लिखो 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 अपनी कॉपी पे, पेन पे, किताब पे, जहाँ भी दिल चाहे आप वहाँ लिखें। लिखें, जल्दी लिखें, शाबाश। हाँ, लिख रहे हैं? लिखें। पाकिस्तान came into being, Pakistan came into being on 14th of August 1947। लिख लिया आप लोगों ने? ये ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? किसी भी कही हुई बात का, किसी भी बोली हुई बात का रिटिन या प्रिंटेड वर्जन। बस अभी आप समझिए। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्ट बनाने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन कौन बताएगा? एग्जैक्टली वो जो हमने सेंट्रल डॉगमा में बात की थी कि आपने क्या करना है, आपने डीएनए से एमआरएनए बनाना है। ये जो एमआरएनए बनाने का प्रोसेस है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किताब में ऐड कर दी हैं, कुछ सही ऐड की हैं, कुछ ख़राब ऐड की हैं। बस जल्दी से उनको देख ले। देखें, रेप्लिकेशन तो एक आसान प्रोसेस था ना, ट्रांसक्रिप्शन इतना आसान प्रोसेस नहीं होने वाला है। पहले तो एक बात आप नोट करें। वो बात आप क्या नोट करेंगे कि ये जनाब अली मेरे पास डीएनए के 2 सेगमेंट्स हैं। ये इसको देख ले बहुत ध्यान से, ये आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नाउ दिस इज माय डीएनए स्ट्रैंड, और ये मेरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड बना लिए हैं। अब ये नंबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है ना? 3, 5, 5, 3, ये सब आपको पता लग गया प्राइम एंड क्या होते हैं। ठीक हो गया। देखो, सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि जीन क्या होती है? व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा सेगमेंट ऑफ डीएनए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा हमारे पास डीएनए है, इसमें जीन कहाँ है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जीन को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या करना होगा? जीन को आइडेंटिफाई। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना ट्रांसक्रिप्शन का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशिएशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? शुरू करना, स्टार्ट लेना, बिगिन करना, है ना? सही है। अब देख, बात याद कर लो। फर्ज करो कि ये मैंने तुम्हारे पास डीएनए का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना लिया है। ये हो गया मेरा 3 प्राइम एंड, ये मेरा 5 प्राइम एंड, ये मेरा 5 प्राइम एंड हो गया, और ये मेरा 3 प्राइम एंड हो गया। ऐसा ही है। अब बड़े ध्यान से बात समझनी है, क्योंकि ये बात आपको फिर काम आएगी बाद में। अब इस डीएनए में लेट सपोज ये मेरा जीन है। फर्ज कर लेते हैं ये क्या है? मेरी जीन है। याद कर लें, किसी भी डीएनए में जीन से पहले देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ सेगमेंट। ये रहा, और इस सेगमेंट को, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। अच्छा, अब यहाँ पर फिर एक और सवाल आ जाएगा, और वो फौरन ध्यान में आना चाहिए कि सेल को कैसे पता लगेगा कि जो जीन है उसका प्रोमोटर कहाँ पर है। अब ये बात तुम्हारी किताब में लिखी हुई नहीं है, इसको समझ लो। और वो किताब में क्या है कि जब भी किसी जीन से आपको प्रोडक्ट बनानी होती है ना, किसी भी जीन से बनानी हो, तो ये जो प्रोमोटर होता है ना, इसको कुछ मॉलिक्यूल्स आकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
लेट सपोज ये तुम्हारे पास मैंने एक मॉलिक्यूल बना लिया और उस मॉलिक्यूल ने इस प्रोमोटर को आके आइडेंटिफाई किया, सही है। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं? अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी बुक में लिखे हुए नहीं है, जो नई वाली किताब है, मगर कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जीन को? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं। और याद कर लें, यूकैरियोटिक जीन में दो तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बड़े कॉमन होते हैं प्रोमोटर रीजन में, दो तरह के। यानी ये जो प्रोमोटर है ना, इसमें या तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगा TA सीक्वेंस, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं टाटा बॉक्स। और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोमोटर रीजन है यूकैरियोटिक जीन्स के साथ। मैं ह्यूमन जीन्स की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक जीन। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं कैट सीक्वेंस, CAAT सीक्वेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि ये TA एक लंबी इसकी चेन होगी, इस तरह CAAT, फिर CAAT, फिर CAAT, एक लंबा इसका सीक्वेंस होगा। तो इसको कहते हैं कैट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? कैट बॉक्स। तो ये टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स दो सबसे कॉमन प्रोमोटर है यूकैरियोटिक जीन्स के। तो दे आर दी मोस्ट कॉमन प्रोमोटर्स ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स। ये बात यहां तक क्लियर हो गई आपको? अब इसको आइडेंटिफाई किसने किया है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने। ये मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देता हूं, तुम्हारी किताब में ये लिखे हुए नहीं है। अब यहां पर उससे ज़्यादा मजे की एक बात सुन लो, ये भी तुम्हारी किताब में नहीं लिखी हुई, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा अगर ये नहीं बताएंगे तो। इससे पहले एक सीक्वेंस होता है, इसको कहते हैं एक्टिवेटर इनहिबिटर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटर इनहिबिटर सीक्वेंस। और ये जो एक्टिवेटर इनहिबिटर सीक्वेंस होता है, ये क्या करता है? अगर आपको जीन को एक्टिवेट करवाना होगा तो इसकी मदद लेंगे, कभी इसके फंक्शन को रोकना होगा तो भी इसकी मदद लेंगे। एक ही सेगमेंट से दोनों काम हो जाते हैं। खैर भारत, अब ये आपका प्रोमोटर रीजन था। जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके अटैच होते हैं, कौन आके अटैच होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक बहुत ही मैसिव और बहुत ज़बरदस्त एंजाइम आके आइडेंटिफाई करता है और वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लेता है और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर के काम शुरू करता है। और इस एंजाइम को आप और मैं नाम देते हैं RNA पॉलीमरेज का। किसका नाम देते हैं? RNA पॉलीमरेज। अब ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपने समझा, अब इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या बात की हमने? नंबर 1, यूकैरियोटिक जो जीन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर जो होते हैं यूकैरियोट्स में दो बहुत कॉमन है, एक TA बॉक्स जिसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, और दूसरा कैट बॉक्स। तीसरी बात जो हमने समझी वो हमने क्या समझी? तो एक टाटा बॉक्स और दूसरा कैट बॉक्स। फिर हमने देखा कि प्रोमोटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है विच आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। फिर जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आगे अटैच होते हैं प्रोमोटर्स पे, RNA पॉलीमरेज आ जाता है और यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका बना, इसको बेटा ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे रेप्लिकेशन बबल पढ़ा था ना अपन ने, बिल्कुल वैसे इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब RNA पॉलीमरेज क्या करता है? लेट्स सपोज, फर्ज कर लेते हैं कि RNA पॉलीमरेज इस सेगमेंट के ऊपर आके अटैच हो गया। RNA पॉलीमरेज इस सेगमेंट के ऊपर आके अटैच हो गया, प्रोमोटर हो गया, वो आइडेंटिफिकेशन हो गई, सारे काम हो गए। RNA पॉलीमरेज इस क्वाइल्ड सेगमेंट ऑफ DNA को अनवाइंड कर देगा। क्या मतलब हुआ? ये देखो, यानी अब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे पहुंचेगा और फिर ये ऐसे अनवाइंड हो जाएगा और फिर ये वापस कॉइल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो आपका सेगमेंट था, ये इस तरीके से जाएगा और फिर ये इस तरीके से कॉइल हो जाएगा। तो जिस जगह RNA पॉलीमरेज आके अटैच होगा वो एरिया DNA का अनबाइंड हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई? ये ट्रांसक्रिप्शन बबल क्लियर हो गई बात यहाँ तक?
यहाँ तक कोई सवाल? कोई इसमें बेस पेयर का सीन नहीं है। अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। जो किताब में लिखा है ना उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। ये इन्होंने पता नहीं कहाँ तो उठा के लिखा है। डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस में जो बबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है ना, वो जीन की लेंथ पे डिपेंड करती है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये पूरी ये पूरा जीन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जीन है। हाँ, एक साथ नहीं होगा, नहीं फिर तो डीएनए खुल जाएगा ना अलग से, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब ये कौन सा फेज हो गया है? पहला फेज हो गया, इनिशिएशन हो गई। समझ में आ गई बात? कोई सवाल?